नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए, अब जिस जमीन पे खड़े हैं वो अंदर से जल रही है और ये आग एक दिन या एक महीने से नहीं बल्कि 100 साल से चल रही है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि झारखंड के झरिया की आज की हकीकत है। हम अक्सर इंडिया की चमकती हुई जीडीपी और बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, लेकिन उस तरक्की का फाउंडेशन एक ऐसी आग पे टिका हुआ है जो दिखती तो नहीं है पर पूरे देश की इकोनॉमी को हीट दे रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झरिया के उस अनसुलझे राज की जो इस देश का इंडस्ट्रियल बैकबोन है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये 100 साल पुरानी आग आज भी नहीं बुझाई जा सकी और कैसे ये आग हमारे देश के स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। हम उस इकोनॉमिक पैराडॉक्स को भी डिकोड करेंगे जहां एक तरफ हमारी तरक्की है और दूसरी तरफ हजारों लोगों के खतरे में पड़ा वजूद। झरिया सिर्फ एक माइनिंग रीजन नहीं है, ये इंडिया के एनर्जी सेक्टर और स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोयला मेजरली 4 प्रकार का होता है। इंडिया में थर्मल कोल तो बहुत मिलता है, लेकिन झरिया में मिलने वाला प्राइम कोकिंग कोल इंडस्ट्रियल दुनिया का सोना होता है। कोकिंग कोल के बिना स्टील बनाना नामुमकिन है। हम अभी भी अपने जरूरत का 80% ऑफ कोकिंग कोल बाहर से मंगाते हैं, जिसके लिए हमें हजारों करोड़ रुपए विदेशी करेंसी में देने पड़ते हैं। झरिया ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां का कोल हमें इस डिपेंडेंसी से आजादी दिला सकता है। अगर झरिया में माइनिंग रुकता है तो हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना और स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ दोनों पे ही खतरा पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंडिया की ग्रोथ को डिकोड करना चाहते हैं तो स्टील इंडस्ट्री को समझना होगा। स्टील हर उस चीज का हिस्सा है जो हमारे आसपास है, चाहे वो ब्रिज हो, रेलवेज हो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। झरिया से निकलने वाला कोल जब ब्लास्ट फर्नेस में जाता है तभी स्टील बनता है। एक गहरी बात समझिए, भले ही दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन स्टील बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अल्टरनेटिव्स आज भी बहुत महंगे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले कई सालों तक इंडिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा कनेक्शन झारखंड की मिट्टी से जुड़ा रहेगा। लेकिन स्ट्रेटेजिक खजाने के साथ एक भयानक सच जुड़ा है। झरिया में आज 70 से ज्यादा एक्टिव अंडरग्राउंड फायर जोन्स हैं। साइंस की भाषा में इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जब कोयला ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और धीरे धीरे हीट पैदा करता है, जो अंत में एक बेकाबू आग का रूप ले लेती है। इधर आगे शहर है और इधर वो भी हटा जाता है ना, पाताल लोक ऐसा लग रहा है इधर। जो बचा हुआ कोयला जो यहाँ आसपास जो बस्ती के लोग रहते हैं, ये लोग पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं। यहाँ पे जो गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कितनी डेंजरस है, कितनी हार्मफुल है। वो अलग बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन इसका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन लोगों पे काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ता होगा। ये आग सिर्फ रिसोर्स को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि अंदर की जमीन को खोखला बना रहा है। यहाँ लैंड सब्सिडेंस की वजह से पूरे घर और रास्ते रातों रात जमीन में समा जाते हैं। ये धुआं सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर का एक ऐसा कॉकटेल है जो यहाँ के लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये आग शुरू कैसे हुई। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि इंसानी लालच का नतीजा है। 1916 में पहली बार यहाँ आग रिकॉर्ड की गई थी। ब्रिटिश एरा के वक्त प्राइवेट माइनिंग कंपनीज ने स्लॉटर माइनिंग की पॉलिसी अपनाई। उनका मकसद था जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना। उन्होंने सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया और कोल निकालने के बाद माइंस को सैंड या मिट्टी से बैकफिल किया ही नहीं। आज उस गलती की कीमत यहाँ का आम आदमी चुका रहा है। यहाँ के लोग डेथ ट्रैप में रहने को मजबूर हैं। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब जॉब्स नहीं, बल्कि हर रोज एक नया सिंकहोल है। लोकल लोग गर्म जमीन पर चलते हैं और उनका पूरा इकोसिस्टम इस धुएं और आग के इर्द गिर्द घूम रहा है। फायर को बस्ती के लोगों से अलग करने के लिए बीच में ट्रेंच कटिंग किया हुआ है। आप देख रहे हैं, इधर आपको बस्ती दिखेगी और इधर बीच में गड्ढा खोद के इधर देखे ना, जहाँ पे ट्रेंच काट के, और आग इधर नहीं जाए, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे आग चला ही गया है। क्या देखने धुआं निकल रहा है जमीन से। हाँ, ज़मीन से धुआं भी निकल रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा। निकल रहा है धुआं। तो अब एक सवाल यह भी उठता है गाइस कि क्या इस आग को बुझाया नहीं जा सकता है? इसका जवाब टेक्निकल भी है और इकोनॉमिक भी। अंडरग्राउंड फायर्स को बुझाने के लिए या तो उसे ऑक्सीजन से पूरी तरह कट करना पड़ता है या फिर पूरे एरिया को इवैक्यूएट करके जलता हुआ कोयला निकालना पड़ता है। इस प्रोसेस में हजारों करोड़ का खर्च आता है, जो अक्सर वहां मौजूद कोयले की कीमत से भी ज्यादा होता है। 1971 में जब माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, तब गवर्नमेंट ने यह प्रॉब्लम इनहेरिट की।
पर इसे क्रिएट उन्होंने नहीं किया था, लेकिन सिस्टम की सुस्ती और इलीगल माइनिंग के नेक्सस ने इस प्रॉब्लम को और उलझा दिया है। झरिया में रहने वाले लोगों के लिए कोई सॉलिड रिहैबिलिटेशन प्लान आज तक पूरी तरह काम नहीं कर पाया है। यह है झरिया का इकोनॉमिक पैराडॉक्स। अगर हम फायर बुझाने के लिए माइनिंग बंद करते हैं तो स्टील कॉस्ट बढ़ जाती है और जीडीपी इंपैक्ट होता है। अगर हम माइनिंग जारी रखते हैं तो ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट का लॉस होता है। यह कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का डायलेमा है। हर इकोनॉमी का अपना एक झरिया होता है, जहां ग्रोथ की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। झरिया इंडिया के लिए एक ऐसा ही ट्रेड ऑफ है, जिसे हमने प्रोग्रेस के नाम पर एक्सेप्ट कर लिया है। पॉलिसी लेवल पर बलियापुर जैसे रिहैबिलिटेशन टाउनशिप बनाए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। जिनके पास पैसे थे वो लोग जमीन लेके बलियापुर में बस गए। बिना रोजगार और ट्रांसपोर्ट के गरीब लोग उन दूर दराज के इलाकों में नहीं रह पाए और वापस जलते हुए झरिया में आ गए। जब फॉर्मल सिस्टम फेल होता है तो वहां इलीगल माइनिंग का एक इनफॉर्मल सिस्टम जन्म लेता है, जो वहां के लोगों के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता बन गया है। झरिया सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक वार्निंग है। यह हमें यह याद दिलाता है कि रिसोर्सेज का इररिस्पॉन्सिबल यूज आने वाली पीढ़ियों को नरक में धकेल सकता है। सॉल्यूशन सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, बल्कि एक इंक्लूसिव पॉलिसी में है, जो वहां के लोगों को डिग्निटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, अब आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम ऐसी प्रोग्रेस को सस्टेनेबल बोल सकते हैं जिसका फाउंडेशन 100 साल से जल रहा हो? आपके हिसाब से इस बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।